गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग व्यवसाय अध्ययन 12th कॉमर्स में व्यवसाय अध्ययन का अध्याय दूसरा स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? अध्याय दूसरा। अध्याय दूसरा का नाम है प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत का क्लास पहला है, ठीक है। प्रबंध के सिद्धांत अध्याय दूसरा है, इसका फर्स्ट क्लास हम लोग चालू करेंगे। ठीक, फर्स्ट क्लास चालू करने से पहले मैं प्रस्तावना को थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। किसी भी कार्य को सफलता के लिए उस कार्य से संबंधित आचार संहिता का पालन करना आवश्यक होता है। आचार संहिता अलग अलग हो सकती है, किंतु सभी का निष्कर्ष एक होता है। जैसे राम कहो या रहीम, नाम अलग अलग है, किंतु दोनों का परिणाम एक समान निकलते हैं। इसी प्रकार प्रबंध के क्षेत्र में किसी विभिन्न प्रबंधकीय शास्त्रियों ने प्रबंध के विकास हेतु अलग अलग मार्ग बताए हैं और उन सभी का परिणाम एक ही है। प्रबंध के क्षेत्र में जिन प्रमुख प्रबंधकीय शास्त्रियों द्वारा योगदान महत्वपूर्ण है, उनमें F.W. टेलर, हेनरी फोयोल, जॉर्ज आर टेरी, उर्विक एंड ये सब जो प्रोफेसरों के नाम हैं, ये सब प्रमुख हैं। उपरोक्त प्रबंधकीय शास्त्री में टेलर एवं फोयोल का योगदान काफी महत्वपूर्ण हुआ। अब बताइए प्रबंध का सिद्धांत बोलते किसको हैं? जैसे आप लोग अपने घर में पढ़ाई करते होंगे, है ना, अपने घर में पढ़ाई करते होंगे, तो पढ़ाई करने का कुछ ना कुछ आप लोग क्या बनाए होंगे? नियम बनाए होंगे, कुछ ना कुछ सिद्धांत बनाए होंगे। तो आपके पढ़ाई करने का जो भी नियम होगा, उसी नियम को आपके पढ़ाई करने का क्या कहेंगे? सिद्धांत कहेंगे। उसी तरह प्रबंध मतलब मैं पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि प्रबंध मतलब किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना। तो उस कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए जो भी नियम बनाए हैं, ठीक है, कार्य को करने के लिए जो नियम बनाए हैं। और प्रबंध के कार्य आपको तो पता है, प्रबंध के 7 कार्य होते हैं। इसमें नियोजन आता है, संगठन आता है, संचालन आता है, अभिप्रेरण आता है, नियंत्रण आता है ना, समन्वय आता है। ये आप लोग पढ़े हो। तो उसी सिद्धांत, उसी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए प्रबंधकीय शास्त्रों ने कुछ नियम बनाए हैं। उसी नियम को यहाँ पर बोला जाता है प्रबंध के सिद्धांत। ठीक, उसके बाद आता है प्रबंध के सिद्धांत का आशय एवं परिभाषा। पहला पॉइंट है प्रबंध सिद्धांत का आशय। प्रबंध सिद्धांत का आशय मैं आपको सरल शब्दों में बताया। आप अगर प्रबंध का कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए जो भी नियम आप बनाए होंगे, उसी नियम को यहाँ पर क्या बोलता है? प्रबंध के सिद्धांत। ऐसा मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। किसी भी क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से कार्य संपन्न करने के लिए कुछ नियम, ढंग व परंपराएं होती हैं। इसका पालन करते हुए कार्य संपन्न करने में काफी सुविधा होगी। जो भी आप नियम बनाए हो, वो भी परंपरा होगी या कोई ढंग होगा कि किसी कार्य को मैं किस तरीके से कर सकूं। अगर उसी परंपरा, उसी नीति या उस नियम से अगर आप कार्य को अच्छी तरीके से करोगे तो देखना आपका कार्य पूरा हो भी जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से पूरा होगा। ठीक है, इसका पालन करते हुए कार्य संपन्न करें तो काफी सुविधा होगी। अतः इसी परंपराओं को, नियम को हम सिद्धांत कहते हैं। बताया ना, जो भी कार्य हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं और उस कार्य को करने के लिए जो भी नियम हम बनाए हैं, उसी नियम को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? सिद्धांत। आगे होता है सिद्धांत। प्रबंध के क्षेत्र में प्रभावी प्रबंध व्यवस्था व प्रबंध की सफलताओं हेतु कुछ मान्यताओं के आधार पर कार्य किए जाते हैं, जिन्हें प्रबंध के मार्गदर्शक कहते हैं, गाइडलाइन जिसको बोलते हैं। प्रबंध हेतु बनाए गए मार्गदर्शक ही प्रबंध के सिद्धांत है। प्रबंध का जो भी कार्य है उसके लिए कुछ ना कुछ तो नियम बनाओगे, उसी नियम को यहाँ पर क्या बोला गया है? प्रबंध के सिद्धांत। यहाँ पर प्रोफेसर की परिभाषा दी है। मैं एक प्रबंधकीय प्रोफेसर की परिभाषा लिखा हूँ, प्रबंध सिद्धांत के एक प्रोफेसर की परिभाषा लिखा हूँ, जिस प्रोफेसर का नाम है प्रूफ ओ डोनेल। इस परिभाषा को मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिए। बोलते हैं प्रूफ ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के सिद्धांत मान्यता प्राप्त के आधारभूत सत्य है। मान्यता प्राप्त सिद्धांत मान्यता प्राप्त के आधारभूत सत्य है। मतलब जो भी नियम बनाए हैं ये सही है। क्यों सही है? जो प्रबंध के
संबंधित कार्यों के, जो प्रबंध से संबंधित कार्यों के, अब प्रबंध के संबंधित कार्य, तो संबंधित कार्य कौन कौन से होते हैं प्रबंध के, जिसमें नियोजन होता है, संगठन होता है, संचालन होता है, अभिप्रेरण होता है, नियंत्रण होता है, नियुक्तिकरण होता है और समन्वय होता है। तो जो भी प्रबंध के संबंधित कार्य, जिसमें प्रमुख कार्य को लिया गया, तो जो संबंधित कार्य होंगे, परिणाम की भविष्यवाणी, यदि आप कार्य को अच्छी तरीके से करोगे तो भविष्य में, बोला ना, भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। यदि आप किसी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, नियम से कर रहे हो, सुचारू रूप से कर रहे हो, समय पर कर रहे हो, ठीक है, तो आप बताओ भविष्य में उसकी क्या कल्पना करोगे। उस कार्य को आप लाभ के रूप में देखोगे कि हानि के रूप में? लाभ के रूप में देखोगे, क्योंकि हम कार्य को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, तो भविष्य में ये कल्पना कर सकते हैं ना कि हाँ, मैं जो कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, या आज जो मैं कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, तो भविष्य में इसका लाभ मुझको मिलेगा, तभी तो हम कार्य को कर रहे हैं। उसी को यहाँ पर होता है संबंधित कार्य के परिणाम, क्योंकि आपको परिणाम पता है कि मैं जो कार्य को करूंगा वो भविष्य में जाके मुझको लाभ भी देगा, तो परिणाम की भविष्यवाणी, भविष्यवाणी मतलब भविष्य में उस कार्य का मुझको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, तो भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो आपको मालूम है ना, अगर सिद्धांत से या नियम से आप किसी कार्य को अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो वह आपको लाभ भी देगा, इसी को हम लोग सिद्धांत बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में समझिए, जैसे आप किसी कार्य को, जैसे आप पढ़ाई को अपना नियम बना के चले कि मेरे को दिन में 5 घंटा 4 घंटा पढ़ना है, पांचों सब्जेक्ट को मैं रोज नियमता पढ़ूंगा, नियम से पढ़ूंगा, तो आपको पता है अगर मैं रोज 5 घंटा नियम से पढ़ रहा हूँ तो भविष्य में आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में मेरा नंबर कितना अच्छा है। अगर शुरू से आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको भविष्य में इसकी कल्पना कर सकते हैं, भविष्य मेरा 90%, 95%, 93% आएगा, इसकी कल्पना कर सकते हैं। उसी को बोला है भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। अगर आप नियम से किसी कार्य को करते हो तो भविष्य में आप उसका परिणाम रखने की क्या कर सकते हो, क्षमता। ये कौन बोले थे, क्रूज को बोले थे। ठीक, उसके बाद आता है प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता। जो भी प्रबंध के सिद्धांत बताए हैं उसकी क्या विशेषता है, ठीक है, किस कारण से हम लोगों ने विशेषता सिद्धांत को महत्व दिया, ठीक है, विशेषता के रूप में बताया है। सबसे पहला बोलता है सिद्धांतों का, सिद्धांत की सार्वभौमिकता। पहला पॉइंट क्या है, सिद्धांत की सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता में पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, सार्वभौमिकता मतलब सभी जगह, है ना, सभी स्थान पर आपको सार्वभौमिकता बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। प्रबंध के सिद्धांत प्रत्येक संगठन, समूह व स्थान व समान रूप से लागू होते हैं, चाहे सरकारी संगठन हो, संस्था हो, व्यापारिक संगठन हो। इसलिए हेनरी फ्योले ने प्रबंध के सिद्धांत की सार्वभौमिकता पर बल दिया। अब जो प्रबंध होगा उसके सिद्धांत हर जगह समान रूप से होंगे, सार्वभौमिक हो, चाहे वो सरकारी संगठन मतलब सरकारी कार्यालय हो, चाहे कोई निजी क्षेत्र हो, प्राइवेट क्षेत्र हो, है ना, प्राइवेट सेक्टर हो, किसी भी क्षेत्र में होगा वहां पर प्रबंध होगा। प्रबंध होगा तो वहां पर प्रबंध के सिद्धांत होंगे, इसलिए प्रबंध के सिद्धांत का बोला है सार्वभौमिक है। दूसरा पॉइंट है सिद्धांत गत्यात्मक प्रकृति। क्या है, सिद्धांत गत्यात्मक प्रकृति। ठीक, इसको मैं पढ़ता हूँ फिर समझाऊंगा। प्रबंध के सिद्धांत गत्यात्मक व लोचपूर्ण है। लोच मतलब होता है आप किसी नियम को बनाए हो, उस नियम को सुविधापूर्वक, अपने सुविधापूर्वक उसको क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, लोचपूर्ण बोला जाता है। ठीक है, लोचपूर्ण होते हैं। इसके सिद्धांत अन्य भौतिक व रसायन व गणित शास्त्र की तरह स्थिर नहीं होते। जैसे गणित में आपको बता दिया a+b का होल स्क्वायर, अगर नियम बना a+b का होल स्क्वायर तो उसका फॉर्मूला वही होगा a² + b² + 2ab, उसको आप बदल नहीं सकते। किंतु यहाँ पर आपके जो सिद्धांत है आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, स्थिर नहीं होते, आप उसको क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। आगे बोलता है प्रबंध के महत्वपूर्ण सिद्धांत को कभी महत्वपूर्ण थे तो असामाजिक परिवर्तन के कारण परिवर्तन हो गए। जैसे आपको अपनी सुविधा के अनुसार अपने व्यवसाय को अपनी आवश्यकता के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, व्यवसाय के नियमों को बदल सकते
चाहिए। तीसरा पॉइंट होता है मानवीय व्यवहारों पर केंद्रित। क्या होता है? मानवीय व्यवहारों पर केंद्रित। इसको पढ़ते हैं। प्रबंध मानवीय व्यवहारों से संबंधित है। प्रबंध के आसपास प्रबंध स्वयं मनुष्य से संबंधित होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं प्रबंध हमेशा मानव पर किया जाता है, जीव जंतु पर नहीं किया जाता। तो प्रबंध व्यवहार मतलब प्रबंध किस पर रहता है? मानवीय व्यवहार पर। किससे व्यवहार करता है? मानव से। मानवीय मतलब यहाँ पर मानव। अगला पॉइंट होता है समान महत्व। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? समान महत्व। प्रबंध के समस्त सिद्धांत का महत्व एक समान है, किंतु यह सत्य है कि कुछ सिद्धांत किसी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है तो कुछ सिद्धांत अन्य संगठन के लिए महत्वपूर्ण होंगे, किंतु प्रत्येक संगठन में इस सिद्धांतों की भूमिका कुछ न कुछ अवश्य होती है। समान महत्व मतलब होता है जैसे बहुत स्टूडेंट होते हैं जिनको गणित पढ़ने में ज्यादा रुचि होता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको फिजिक्स पढ़ने में, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको अकाउंट पढ़ने में। लेकिन पढ़ते तो सभी सब्जेक्ट है ना, जैसे आपके क्लास में 12th में जैसे 5 सब्जेक्ट है, तो किसी को अकाउंट पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, किसी को इंग्लिश पढ़ने में। लेकिन क्या वो इंग्लिश को ही ज्यादा पढ़ता होगा या अकाउंट को ही ज्यादा पढ़ता होगा? ऐसा तो नहीं है ना। वो पढ़ता इंटरेस्ट से किसी एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से, किंतु सभी सब्जेक्ट को समान रूप से महत्व देता होगा, उसी को बोलता है समान महत्व। क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत है किसी व्यवसाय के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, किसी व्यवसाय के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण, किंतु महत्व उसका सभी व्यवसाय के लिए क्या होता है? समान होता है। और लास्ट पॉइंट होता है कारण व परिणाम से प्रभावित। ठीक, प्रबंध के सिद्धांत सदैव कारण और परिणाम से प्रभावित रहते हैं। प्रबंध के सिद्धांत कारण और परिणाम के मध्य संबंध को स्थापित करते हैं। ये सिद्धांत यह बताते हैं कि किसी विशेष निर्णय या संस्था का गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आप नियम बनाए हैं, उसके कारणों को जानना कारणों के साथ साथ उसके परिणामों में संबंध स्थापित करता है। ठीक, अब आता है अगला प्रबंध के सिद्धांत के महत्व। पॉइंट है प्रबंध के सिद्धांत के महत्व। प्रबंध सिद्धांत का व्यवसाय जगत में क्या महत्व है या प्रबंध के लिए प्रबंध के सिद्धांत क्या महत्व रखते हैं? पहला, कार्य क्षमता में वृद्धि। ठीक, बोलता है प्रबंध के सिद्धांत के अनुसार कार्य करने से प्रबंधक को फोरमैन कर्मचारियों की कार्य कुशलता तथा क्षमता में वृद्धि होती है। सिद्धांत के आधार पर सर्वश्रेष्ठ ढंग से कार्य किस तरह किया जा सकता है? टेलर के अनुसार प्रबंधकीय कार्यों के अनुरूप कार्य करने से श्रमिक आवश्यक हरकतें करना बंद कर देते हैं, जिससे कम समय में अधिक कार्य होने की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। जैसे हम लोग किसी व्यक्ति से कार्य करा रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति से व्यवसाय में कार्य करा रहे हैं, अगर उसको कार्य करने का ढंग मत बताओ, ठीक है, कि आपको किस कार्य को किस तरीके से करना है, तो ये बताओ जिस व्यक्ति से आप काम करा रहे हो क्या वह समय पर काम कंप्लीट करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको काम करने का तरीका ही नहीं पता। ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आप कार्य करने का तरीका बता दो, आपको इतने समय में इस कार्य को किस तरीके से करना है, ढंग बता दो कि कार्य को किस तरीके से करना है, तो देखना वो समय पर आपका काम पूरा करता देगा। ठीक है, यदि कार्य करने की क्षमता, अगर सिद्धांत उसको पता होगा कि मेरे को किस कार्य को किस तरीके से करना है, अगर ये सिद्धांत उसको पता होगा तो वो क्या कर सकता है? अपने कार्य में क्षमता, उसकी कार्य करने की जो क्षमता है उसको क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है, वृद्धि कर सकता है। उसी को बोलता है कार्य करने में वृद्धि। अगला होता है प्रशिक्षण में सहायक। सिद्धांतों से कोई भी कार्य क्रमानुसार सुनिश्चित प्रक्रिया व विधि से होता है। ये सिद्धांत प्रशिक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सिद्धांत के आधार पर प्रशिक्षण नीतिबद्ध हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट होता है प्रबंध का विस्तृत ज्ञान। वास्तव में सिद्धांतों के माध्यम से ही प्रबंध को परिभाषित किया जाता है। सही बात है, अगर आपके नियम होंगे तो उस नियम से आप उस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। अगर प्रबंध के सिद्धांत होंगे तभी तो आप कार्य को पूरा करोगे। आगे बोलता है अर्थात प्रबंध क्या है? इसका विस्तृत ज्ञान सिद्धांत के अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है। सिद्धांत के आधार पर प्रबंध की प्रकृति को बताया जा सकता है। इन सिद्धांतों को प्रबंध की ज्ञान में काफी वृद्धि होती है।
चौथा पॉइंट होता है अनुसंधान में सुविधा। अनुसंधान मतलब होता है नई नई खोज करना। जैसे आपको पता है नियम, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ समझना। जैसे आप एक टेलर हो, कपड़ा सिलते हो, आपको कपड़ा सिलने का तरीका पता है, ठीक है, आपको कपड़ा सिलने का तरीका पता है, तो आप नए नए तरीके से कपड़ा किस प्रकार सिला जा सकता है ये आप खोज कर सकते हो, केवल आपको सिलने का तरीका पता है। जैसे आप कपड़ा चला रहे हो, कपड़ा सिल रहे हो, जैसे शर्ट सिल रहे हो, अगर शर्ट सिलने का तरीका आपको पता है तो आप नए नए डिजाइन से शर्ट सिल सकते हो। हाफ शर्ट सिल सकते हो, बिना कॉलर का सिल सकते हो, स्लीवलेस सिल सकते हो, शॉर्ट शर्ट सिल सकते हो, स्ट्रेचेबल, मतलब आप अपने नियम के अनुसार अपने कार्यों को क्या कर सकते हो, नई नई खोज कर सकते हो, कार्यों में नए नए तरीका खोज सकते हो। उसी को बोलता है अनुसंधान में सुविधा। प्रबंध के क्षेत्र में अनुसंधान करते समय प्रबंध के सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से कर्मचारियों, श्रमिकों की वस्तु स्थिति ज्ञात की जा सकती है। इस संबंध में टेलर के प्रयोग सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आता है लास्ट पॉइंट, सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ में होता है समाज के श्रमिक, कर्मचारी, क्रेता विक्रेता, व्यवसायिक प्रबंध सभी रहते हैं। प्रबंध के सिद्धांत का विशिष्ट सामाजिक महत्व होता है। इन सिद्धांतों का सामाजिक एवं व्यवहारिक का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इन सिद्धांतों के आधार पर मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इन सिद्धांतों से समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक, उसके बाद आता है प्रबंध के सिद्धांत में दो प्रबंधकीय शास्त्रियों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें टेलर है और दूसरा फियोल है। तो सबसे पहले हम लोग फियोल के सिद्धांत को पढ़ेंगे। फियोल के प्रबंध के क्षेत्र में फियोल का योगदान, जो फियोल है उन्होंने प्रबंध के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, ठीक है। तो मैं परिचय थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, उसके बाद योगदान के बारे में बताऊंगा। महान प्रबंधकीय शास्त्री हेनरी फियोल का जन्म फ्रांस में सन 1841 में हुआ। उन्होंने अपना जीवन एक इंजीनियर के रूप में प्रारंभ किया। 1860 में वे एक कोयला कंपनी इंजीनियर के रूप में नियुक्त हो गए। 1866 में वे वहां प्रबंधक हो गए। 20 वर्षों तक प्रबंधक पद पर बने। इसके पश्चात 1887 ईस्वी के आसपास कंपनी को हानि होने लगी। ऐसी स्थिति में उन्होंने कंपनी का महाप्रबंधक बना दिया गया। इस पद पर वे 30 वर्षों तक कार्यरत रहे। वह अपनी सेवा के दौरान कंपनी की हानि को लाभ में बदलकर कंपनी को उन्होंने एक सुदृढ़ व सशक्त स्थिति पर पहुंचा दिया। ठीक, इसके आगे मैं पढ़ रहा हूँ। 1918 में सेवानिवृत्त हो गए, मतलब वो रिटायर हो गए। इसके पश्चात वे संचालक बना दिए गए। संचालक मतलब डायरेक्टर बना दिए गए। इसी समय उन्होंने प्रशासन के 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए। वे सिद्धांत प्रबंध या प्रशासन के 14 सिद्धांतों के नाम से प्रसिद्ध हुए। फियोल ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक की रचना 1916 में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट शीर्षक पर, जिसका सन 1929 में अंग्रेजी अनुवाद किया गया। 1925 में फियोल की मृत्यु हो गई। ठीक, अब आता है फियोल के योगदान। तो फियोल के पहला योगदान था, फियोल ने क्या योगदान दिया? पहला योगदान था प्रबंध के तत्व। ठीक, बोलता है फियोल ने अपनी पुस्तक में प्रबंध के केवल 5 तत्व, मतलब 5 कार्यों को बताया। यहाँ पर तत्व से मतलब है कार्य, जिसमें पहला कार्य है योजना, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। फियोल के 5 प्रबंध के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान है, मतलब जो नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण, ये 5 चीज आपको हर एक क्षेत्र में मिलेगा। दूसरा पॉइंट होता है प्रशासन शब्द का प्रयोग। मैं आपको इसके पहले बताया था प्रबंध और प्रशासन में अंतर। इसके पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे प्रबंध और प्रशासन में अंतर। तो आप लोग क्षेत्र के बारे में पढ़े थे। प्रबंध का क्षेत्र विस्तृत होता है और प्रशासन का जो क्षेत्र होता है व्यापक, बहुत बड़ा होता है ना। तो यहाँ पर जो फियोल है उन्होंने प्रबंध के स्थान पर किसको बताया है? प्रशासन शब्द को बताया। ठीक है, बोलता है फियोल ने प्रबंध व प्रशासन में कोई भेद नहीं किया, किंतु किताब शीर्षक में
प्रबंध के स्थान पर प्रशासन शब्द का प्रयोग किया और वही 14 सिद्धांत प्रशासन के सिद्धांत से जाने जाते हैं। उसके बाद है अगला कार्यों का वर्गीकरण। क्या है अगला? कार्यों का वर्गीकरण। बोलता है व्यवसाय में की जाने वाली सभी क्रियाएं फ्यूल के 6 भागों में वर्गीकृत है। पहला तकनीकी विभाग, वाणिज्यिक विभाग, वित्तीय विभाग, लेखाकर्म विभाग, प्रशासनिक विभाग और सुरक्षा विभाग। तकनीकी विभाग में आप उत्पादन के कार्य करते हैं, ठीक? मतलब जो प्रबंध का जो क्षेत्र है उन्होंने अपने कार्य को क्या कर दिया है? 6 भागों में बांट दिया। पहला बताया तकनीकी विभाग। तकनीकी विभाग में हम लोग क्या करते हैं? उत्पादन का कार्य करते हैं। दूसरा वाणिज्यिक विभाग। वाणिज्यिक विभाग में हम लोग वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हैं, कच्चा माल मंगाते हैं और उत्पादित वस्तुओं को क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। तीसरा बताया है वित्तीय विभाग। वित्तीय विभाग में हम लोग पैसे से संबंधित कार्य करते हैं, पैसे लाना, पैसे भेजना, इस कार्य को करते हैं इसमें वित्तीय विभाग में। उसके बाद आता है लेखाकर्म विभाग। लेखाकर्म विभाग में हम अपनी पुस्तकों को रखते हैं, इसमें अकाउंट से संबंधित, लेखा से संबंधित हिसाब किताब रखते हैं, स्टॉक और लागत संबंधित कार्य करते हैं। उसके बाद आता है प्रशासनिक विभाग। प्रशासनिक विभाग में हम लोग जो भी काम हम लोग व्यवसाय में कर रहे हैं उस कार्य के लिए हम लोग योजना बनाते हैं, संगठन स्थापित करते हैं, आदेश देते हैं, समन्वय करते हैं, नियंत्रण संबंधी कार्य को करते हैं। इसके बाद आता है सुरक्षा विभाग। सुरक्षा विभाग में संपत्ति, माल, स्कंद, कर्मचारी की सुरक्षा के उपाय करते हैं, ठीक? उसके बाद चौथा काम आता है प्रबंधकीय योग्यता। प्रबंधकीय योग्यता के अंतर्गत फ्यूल के अनुसार प्रबंध का विकास और उपक्रम की प्रगति का केंद्र बिंदु प्रबंधक होता है, अतः उन्हें निम्न योग्यता होनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति प्रबंध का कार्य करता है उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इसके बारे में बताया है। पहला होता है शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, समस्त उत्तरदायी स्वीकार करने की क्षमता रखना चाहिए, पूर्ण शिक्षित व सामान्य ज्ञान का होना चाहिए, उद्योगों व व्यापार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, लेखाकर्म व व्यावहारिक नियमों का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि प्रबंधकों में प्रबंधकीय योग्यता जन्म से नहीं होती, अतः प्रबंधकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। ये सब एक प्रबंध के अंदर योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है नियंत्रण का विस्तार। लिखा हुआ है नियंत्रण का विस्तार। नियंत्रण का विस्तार में पढ़ते हैं फ्यूल का मानना है कि उचित नियंत्रण हेतु अधीनस्थों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। जहां पर आप काम को देखरेख कर रहे हो वहां पर मध्यस्थ नहीं होना चाहिए। जैसे आप किसी काम को बता दिए गलत है तो आप अपने नीचे वाले को बोले, वो अपने नीचे वाले को, वो अपने नीचे वाले को, तो काम खराब हो रहा है। किंतु मध्यस्थ काम होंगे, बीच में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो कम होंगे, तो आप सही तरीके से काम पर क्या कर सकते हो? नियंत्रण कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट होता है, उसके बाद आता है फ्यूल के ग्रंथ। फ्यूल ने अपनी बहुत सारी पुस्तक लिखा है जिसमें उसको ग्रंथों के नाम से बताया है। फ्यूल ने निम्नलिखित पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसमें पहला है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एंड जनरल और लॉ डॉक्ट्रिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन डॉट इटाल। ठीक, ये प्रबंधकीय फ्यूल के प्रबंध के संबंध में पुस्तक व ग्रंथ है। अब आता है प्रबंध के 14 सिद्धांत जो हेनरी फ्यूल ने योगदान दिया, हेनरी फ्यूल ने सर्च किया और प्रबंध या प्रशासन के 14 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। यह 14 सिद्धांत हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया जिसमें प्रबंध से आशय, प्रबंध की परिभाषा को समझाया, उसको डोनर का, उसके बाद प्रबंध की विशेषता पढ़ाया, प्रबंध सिद्धांत की विशेषता, उसके बाद प्रबंध सिद्धांत के महत्व पढ़ाया और प्रबंध के क्षेत्र में फ्यूल ने क्या योगदान दिया उसको बताया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फ्यूल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांतों को अध्ययन करेंगे। क्लियर है? ये जो मैं पढ़ाया हूँ जिससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, जिसको मैं आपको व्हाट्सएप में भेजूंगा, आप लोग उसको क्या करेंगे? कॉपी में। क्लियर है?